नमस्कार विद्यार्थियों, स्टडी विद शिव की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। और आज अपन चलते हैं पाठ के अंतिम पड़ाव पे और आज की क्लास में करते हैं अपन अध्याय 2 के जो अभ्यास प्रश्न है उनको। तो चलिए मैं शुरुआत करता हूँ अभ्यास प्रश्न की। मैं एक एक प्रश्न आपके सामने दिखाता जाता हूँ और साथ साथ में आप भी उसका सॉल्यूशन करते जाना। देखिए पहला जो सवाल है वो आपकी स्क्रीन पे है और पहला सवाल ये कह रहा है कि कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच संभव क्या होगा। यानी कोई लिटमस है वो लाल को क्या कर देता है, लाल लिटमस को क्या कर देता है, नीला कर देता है। लाल लिटमस को किस में बदल देता है, नीले में बदल देता है। तो आपको पता है कि लाल को नीले में बदलने वाले पदार्थ जो होते हैं वो कौन से होते हैं। लाल को नीले में बदलने वाले पदार्थ जो होते हैं वो क्षारक होते हैं और क्षारक का पीएच मान आप जानते हो कितना होता है, 7 से लेकर 14 तक होता है ना। 7 से बड़ा और 14 तक होता है। तो ये क्षार होते हैं। तो इसमें देख लो एक ए में 1 लिख रखा है। एक तो क्या है, प्रबल अम्ल है क्योंकि अम्ल होता है पीएच मान 1 वाला। 4 वाला भी अम्ल होता है, 5 वाला भी अम्ल होता है। तो क्षारक कौन सा होगा, 10 वाला। तो फिर नीले को लाल को नीले में बदल देगा, उसका पीएच संभवतः मान कितना होगा अपना 10 होगा और इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। दूसरा, कोई विलयन के अंडे के पीसे हुए कवच से अभिक्रिया कर गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को क्या कर देती है, दूध या कर देती है। इस विलयन में क्या होगा। तो अपन ने पढ़ा था चूने के पानी को दूध या कर देती है। तो देखो जो ये अंडे का पिसा हुआ कवच होता है इसके अंदर क्या होता है, CaCO3 होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है। मींस ये धातु कार्बोनेट है और धातु कार्बोनेट के साथ में कौन रिएक्शन करते हैं, अम्ल रिएक्शन करते हैं ना। तो धातु कार्बोनेट के साथ में अम्ल रिएक्शन करते हैं जिससे क्या होता है कि चूने, फिर यहाँ से निकलने वाली जो गैस होती है उसको चूने के पानी में प्रवाहित करते हैं तो वो क्या हो जाता है, दूधिया हो जाता है। तो फिर धातु कार्बोनेट अम्लों के साथ में रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करती है। तो यहाँ से जो क्या करता है, चूने के पानी को दूध। मैं इसकी अगर रिएक्शन लिख दूं तो देखो CaCO3 प्लस अम्लों के साथ में रिएक्शन करेगी। तो यहाँ से मैं ऑप्शन से उठाऊं तो अम्ल एक ही है मेरे पास में, NaCl साधारण नमक है, ये लवण है। LiCl और KCl ये लवण है एक तरह के। HCl जो है वो क्या है, अपना अम्ल है। तो इसकी रिएक्शन करवाऊं तो देखो एक तो बनेगा लवण CaCl2, एक यहाँ से बनेगी क्या, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और एक साथ में क्या बनेगा, यहाँ से H2O बनेगा। तो ये रिएक्शन होगी तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो चूने के पानी को क्या कर देती है, दूधिया कर देती है। तो आपको याद रखना है कि यहाँ पे जो अभिक्रिया में है पदार्थ वो कौन सी गैस है, HCl गैस है। आगे चलते हैं और आगे तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल है NaOH का 10 ml विलयन, सोडियम हाइड्रोक्साइड का 10 ml विलयन है, HCl के 8 ml विलयन से पूर्णतः उदासीन हो जाता है। देखिए जैसे NaOH है, NaOH क्या है, क्षार है, और HCl क्या है अपने पास में, अम्ल है। ये क्षार है और ये क्या है, अम्ल है। तो 10 ml विलयन है, ये 10 ml विलयन है। इसको उदासीन करने के लिए अम्ल की मात्रा कितनी चाहिए, 8 ml। 10 ml क्षार को 8 ml HCl से क्या कर सकते हैं, उदासीन कर सकते हैं। अब वो कह रहा है कि NaOH का विलयन 20 हो जाए, ये क्या हो जाए, 20 ml हो जाए। इसका मतलब ये क्या हो गया, दुगुना हो गया। तो फिर ये भी दुगुना होना चाहिए, तो फिर ये कितना होना चाहिए, 6 ml। तो ये पूछ रहा है कि NaOH के 20 ml विलयन को उदासीन करने के लिए HCl की कितनी मात्रा जरूरत होगी, 16 ml मात्रा जरूरत होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा अपना डी, 16 ml। फिर अगला है अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग किया जाता है। तो आपको अच्छे से पता है, अपन ने उपयोगों के अंदर पढ़ा था। अपन ने क्या पढ़े थे, जैसे रसायन पढ़े थे, सोडियम क्लोराइड के जो व्युत्पन्न पढ़े थे उसके अंदर अपन ने पढ़ा था कि औषधि के निर्माण में अपन किसका करते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण उपयोग करते हैं अपच को दूर करने के लिए, जिसको एंटासिड के रूप में काम में लेते हैं। तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, एंटासिड। अगला है निम्न अभिक्रिया के लिए पहले शब्द समीकरण लिखिए तथा उसके बाद में संतुलित समीकरण लिखिए। तो पांचवें के अंदर 4 दे रखे, आपको पहले इसकी क्या लिखनी है, शब्द समीकरण लिखनी है और बाद में आपको इसकी क्या लिखनी है, रासायनिक समीकरण लिखनी है। तो मैं आपके सामने सवाल प्रस्तुत करता हूँ, आपको सवाल दिख रहा होगा और मैं सीधी रासायनिक समीकरण लिख रहा हूँ। शब्द समीकरण आप खुद लिख लेना, मैं सीधी क्या लिख रहा हूँ, रासायनिक समीकरण ही लिख रहा हूँ। तो देखिए पांचवें की जो पहली समीकरण है वो क्या हो जाएगी, जैसे पांचवें में लिख रखा है पहले तनु सल्फ्यूरिक अम्ल दानेदार जिंक के साथ अभिक्रिया करता है। आप सब समीकरण खुद लिखना है, क्या लिखोगे, आप लिखोगे क्या, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, नाम लिखोगे हिंदी के अंदर शब्दों में, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल प्लस
दानेदार जिंक, और आगे तीर का निशान करके क्या लिखोगे, अभी देखते हैं क्या आएगा। देखो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल तो मैं लिखता हूँ H2SO4, यहाँ पे आप लिख दो, तनु लिख दो भली, नहीं तो यहाँ पे जलीय विलयन लिख दो, इसका AQ लिख दो, है ना। प्लस साथ में मुझे क्या लेना है, इसके जिंक लेना है, दानेदार जिंक लेना है, Zn लेना है। तो अब आपको पता होगा कि H2SO4 और जिंक है, ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया कर लेंगे अपन, वहां से देखें तो ये Zn है वो H2 को हटा देगा यहाँ से, और क्या बना लेगा, ZnSO4 बना लेगा। एक तो जिंक सल्फेट बना लेगा और एक क्या बना लेगा, हाइड्रोजन गैस बना लेगा। यानी ये भी क्या हो जाएगा, ये ठोस हो जाएगा क्योंकि धातु है Zn और SO4, तो ये क्या हो जाएगा, सॉलिड हो जाएगा। ये क्या हो जाएगी, अपने पास में गैस हो जाएगी। तो इस हिसाब से देखो आप लिखोगे पहले हिंदी में सल्फ्यूरिक अम्ल प्लस जिंक, और तीर का निशान लिख के लिखोगे जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। बाद में ये क्या लिखोगे, इसके नीचे रासायनिक समीकरण लिखोगे। इसके बाद में दूसरा है संतुलित भी लिखनी है, तो देख लो संतुलित है क्या, जिंक 1 जिंक 1, सल्फर 1 इधर सल्फर 1, इधर ऑक्सीजन 4 इधर ऑक्सीजन 4, हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2, संतुलित है, ठीक है। आगे सेकंड चलते हैं। देखो सेकंड में कह रहा है तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मैग्नीशियम पट्टी के साथ में अभिक्रिया करता है। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मतलब HCl, इसका जलीय विलयन ले लेते हैं, प्लस साथ में क्या ले लेते हैं अपन, मैग्नीशियम पट्टी, मतलब मैग्नीशियम होता है Mg, तो यहाँ से ले लेते हैं। तो Mg और Cl2 मिलके क्या बना लेगा, MgCl2 विलयन बना लेगा, और साथ में क्या निकल जाएगी, हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। इसको संतुलित करते हैं, Mg1 Cl2 2, तो यहाँ 2 लगा दो, 2 Cl हो गए, और हाइड्रोजन 2 हो गए, तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 हो गए। तो ये समीकरण हो जाएगी संतुलित समीकरण किसकी, देखो अम्ल धातु के साथ में रिएक्शन करते हैं तो क्या बनाएंगे, एक तो लवण बनाएंगे और एक क्या बनाएंगे, हाइड्रोजन गैस, जो अपन ने पढ़ रखा शुरुआत में। तीसरा सवाल देखिए, तीसरी समीकरण कह रहा है तनु सल्फ्यूरिक अम्ल एल्यूमिनियम चूर्ण के साथ में, वो सेम ही सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 जो ऊपर काम में लिया है, ये किसके साथ में रिएक्शन कर रहा है, एल्यूमिनियम चूर्ण के साथ में, Al के साथ में। तो देखो इसकी रिएक्शन अपन ने बहुत बार लिख रखी है। एल्यूमिनियम की आपको पता है संयोजकता 3 होती है, SO4 की 2 होती है, ये यहाँ लिखी जाती है, यहाँ लिखी जाती है। तो ये जो लवण बनता है Al2SO4 का क्या बन जाता है, होल थ्राइस बन जाता है। पता है ना इसकी संयोजकता कैसे निकाले, इसकी संयोजकता कैसे निकाले, इसकी संयोजकता इसको लिखते हैं, इसकी इसको लिखते हैं, तो Al2 हो जाएगा SO4 का होल थ्राइस, और साथ में क्या बचाएगी, H2 गैस बचाएगी। संतुलित कर देते हैं, देखो 2 हाइड्रोजन ठीक है, इधर सल्फर 1, इधर सल्फर कितने हैं, इधर सल्फर कितने हैं, 3 है, तो यहाँ पे कितना लगा दो, 3 लगा दो, 3 सल्फर हो गए, हाइड्रोजन 3 दूनी कितने हो गए, 6, तो यहाँ भी 3 लगा दो, 6 हो गए। O कितने, 4 दूनी 8, तो O कितने, यहाँ पे देखो 4 3 12, है ना, 4 3 कितने हो गए, यहाँ पे 12 हो गए। तो फिर यहाँ पे कितने हैं, देखो 4 3 12 ही है, देखो यहाँ से 4 3 कितने, 12 ही है, ठीक है। और सल्फर 3 है, सल्फर 3 हो गए, 3 दूनी 6, हाइड्रोजन हो गए। एल्यूमिनियम यहाँ पे 1 है, यहाँ 2 है, तो यहाँ 2 लगा दो, एल्यूमिनियम 2 हो गए। तो ये हो जाएगा 3H2SO4 प्लस 2Al, और यहाँ Al2SO4 का होल थ्राइस, और प्लस 3H2 हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये समीकरण हो जाएगी। अगली जो चौथी समीकरण और दे रखी है वो है तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लोहे के साथ में अभिक्रिया करता है। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मतलब HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, लोहे के रेतन के साथ में मतलब Fe के साथ में, लोहे का सूत्र क्या होता है, Fe होता है। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, FeCl2 बन जाएगा, और साथ में क्या बन जाएगी, H2 गैस बन जाएगी। यहाँ Fe1 Cl2 है, तो यहाँ 2 लगा दो, 2 हाइड्रोजन है, तो ये हो जाएगी। तो आप क्या करोगे, इन समीकरणों को लिखोगे ध्यान से। कैसे लिखोगे कि पहले शब्द समीकरण लिखोगे, जैसे इसमें लिख रखी है प्लस प्लस करके ऐसे लिख दोगे, आगे ऐसे बनेगी, और बाद में ये क्या लिखोगे, चारों इसकी रासायनिक समीकरणें लिखोगे। ठीक है, ये तो हो गया अपना कौन सा, 5वां सवाल। आपको इसको अगर उतारना है तो इसको उतार लीजिए, नहीं तो आगे चलते हैं और छठा सवाल करते हैं। देखिए छठे सवाल में क्या करा है, हालांकि अपन ने बीच के जो प्रश्न किए थे वहां पे इस छठे सवाल से रिलेटेड सवाल किए थे, बाकी यहाँ भी देखो क्या है छठा सवाल। एल्कोहल एवं ग्लूकोज जैसे यौगिक में भी हाइड्रोजन होते हैं, लेकिन इनका वर्गीकरण अम्ल की तरह नहीं होता, एक क्रियाकलाप करके साबित कीजिए। तो देखिए इसमें क्या होता है, एल्कोहल और ग्लूकोज अपन ने पीछे भी पढ़ा था कि एल्कोहल और ग्लूकोज से अम्लीय गुण नहीं दर्शाते, जबकि हाइड्रोजन आयन होता है, हाइड्रोजन उपस्थित होते हैं। इनके अंदर हाइड्रोजन तो उपस्थित होता है, परंतु होता क्या है कि ये है ना, हाइड्रोजन आयन वियोजित नहीं होते। क्या नहीं होती, वियोजित नहीं होते, पानी के अंदर इनको घोल देते हैं तो हाइड्रोजन आयन अलग से वियोजित नहीं होते। और हाइड्रोजन आयन जब तक उपस्थित नहीं होंगे तब तक अपन क्या नहीं कह सकते, उनको अम्लों में वर्गीकृत नहीं कह सकते, क्योंकि मेन जो आरएनएस की अवधारणा है
वो यही है कि ऐसे पदार्थ जो हाइड्रोजन आयन दे दे जल के अंदर, वो क्या कहलाते हैं अपने वो कहलाते हैं अपने अम्ल कहलाते हैं। तो इनको नहीं करते। क्रियाकलाप आपके किताब में लिख रखा है कि एक क्या लीजिए, बीकर लीजिए, उसके अंदर है ना 2 कील लगा दीजिए। इन कीलों को आप किससे जोड़ दीजिए, बैटरी से जोड़ दीजिए। एक यहाँ पे क्या लगा दीजिए, बल्ब लगा दीजिए। और आप इसके अंदर अलग अलग क्या भरिए, सॉल्यूशन भरिए, अलग अलग सॉल्यूशन भरिए। आप इसमें एसिटिक अम्ल भरिए, इसके अंदर HCl भरिए, जो भी भरना है भरिए। ये बल्ब जल जाता है, विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है, तो कहते हैं कि इसके अंदर हाइड्रोजन आयन वियोजित हुए, नहीं तो नहीं हुए। तो क्या करते हैं अपन, जब ये एल्कोहल और ग्लूकोज डालते हैं तो इसके अंदर ऐसा नहीं होता, तो इसकी वजह से अपन कहते हैं कि ये क्या नहीं है, अम्ल नहीं है। चलिए 7वां सवाल देखिए, आश्रित जल विद्युत का चालन क्यों नहीं होता जबकि वर्षा का जल है उसमें होता है। यानी वही बात है ना, आयनों की वजह से होता है। अपन पढ़ेंगे, जब फिजिक्स पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉनों की वजह से विद्युत का चालन होता है किसी भी पदार्थ के अंदर, और इनके अंदर क्या होता है, हाइड्रोजन आयन की वजह से भी क्या होता है, इनके अंदर विद्युत का क्या होता है, चालन होता है। तो फिर आश्रित जल होता है, अपन ने पढ़ा था कि आश्रित जल में शुद्ध जल होता है, और नल का जल जो होता है वो शुद्ध जल होता है, जिसका पीएच मान कितना होता है, 7 होता है पीएच मान। अरे भाई, जिसका पीएच मान 7 होगा वो एकदम क्या होगा, उदासीन होगा। उदासीन होगा तो उसके अंदर अम्ल होगा न क्षार होगा, तो अम्ल और क्षार दोनों ही नहीं होंगे, तो उसके अंदर H+ आयन बढ़ेंगे, आयन बढ़ेंगे नहीं, आयनों में नहीं टूटेगा, आयनों में नहीं टूटेगा। इसलिए अपन कह सकते हैं कि जो आश्रित जल होता है, जो आश्रित जल होता है वो क्या नहीं करता, विद्युत का चालन नहीं करता, क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोजन आयन उपस्थित नहीं होती है। जबकि वर्षा का जल जो होता है, मैंने आपको बताया था, ये शुद्ध जल है H2O, बारिश का जल है ये। वायुमंडल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस उपस्थित होती है। ये कार्बन डाई गैस क्या करती है, इसके साथ में रिएक्शन करके H2CO3 हाइड्रोजन कार्बोनेट कार्बोक्सिलिक अम्ल बना लेती है ना, कार्बोक्सिलिक अम्ल बना लेती है। ये क्या करता है, अम्ल की तरह व्यवहार करता है, तो इसके अंदर हाइड्रोजन आयन होते हैं और ये क्या करते हैं, विद्युत का चालन करते हैं। तो इसलिए अपन कह सकते हैं कि आश्रित जल में हाइड्रोजन आयन उपस्थित नहीं होते, जबकि वर्षा का जल शुद्ध जल नहीं होता, उसमें विभिन्न प्रकार के प्रदूषकों के कारण अम्ल की मात्रा उपस्थित होती है, इसलिए क्या होता है, वो विद्युत का चालन करता है। जल की अगला 8वां जो सवाल है वो देखिए, 8वां सवाल, जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता। अपन ने पीछे भी पढ़ा था, आपको याद हो तो, अपन ने ये पढ़ा था कि शुष्क हाइड्रोक्लोरिक अम्ल गैस, हाइड्रोक्लोरिक गैस, शुष्क HCl गैस जो होती है वो किसको, नीले लिटमस पत्र को लाल नहीं करती पढ़ा था। क्यों, क्योंकि जो शुष्क होती है इसके अंदर ये शुष्क हाइड्रोजन गैस है, ये आयनों के अंदर विभक्त हो ही नहीं सकती। आयनों के अंदर जब तक विभक्त नहीं होगी तब तक वो उसके बारे में प्रतिक्रिया नहीं देगी लिटमस पत्र के बारे में। तो वैसा इसके अंदर है कि जो है ना अम्ल है वो जल की अनुपस्थिति के कारण आयनों में विभाजित नहीं होते, आयनों में विभाजित नहीं होते तो वो क्या नहीं करते, अम्लीय व्यवहार नहीं दर्शाते। तो जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता, हाइड्रोजन आयन वियोजित नहीं होते, इस कारण नहीं होता। ठीक है, आगे चलिए 9वां जो सवाल है उसके अंदर दे रखा है 5 विलयन दे रखे ABCDE। जब सार्वत्रिक सूचक से जांच की जाती है तो पीएच के मान ये आते हैं 4, 1, 11, 7 और 9। तो उदासीन कौन सा है, सिंपल सी बात है, उदासीन कौन सा होगा भाई, अपन जानते हैं अच्छे से, उदासीन वो होता है जिसका पीएच मान कितना होता है, 7 होता है, वो क्या होता है, उदासीन होता है। तो पहले का क्या हो जाएगा, पीएच मान 7, उदासीन 7 वाला, उसको बताना है कौन सा होगा। तो 7 किसका है, देखो 7 डी का है, तो पहले का उदासीन वाले का उत्तर क्या हो जाएगा, डी। यानी डी जो विलयन है वो क्या है, उदासीन है। प्रबल क्षारकीय कौन सा है, देखो क्षार की प्रबलता कैसे बढ़ती है, जैसे ये 7 है, 7 से इधर 14 तक जाते हैं तो यहाँ जब तक आते हैं प्रबल हो जाता है, और इधर जाते हैं तो ये दुर्बल होते जाते हैं। यहाँ पे कहाँ पे 0 तक क्या होते हैं, प्रबल होते जाते हैं, यहाँ पे क्या होते हैं, दोनों ही दुर्बल होते हैं इसके आसपास में। अब देखिए प्रबल क्षारक क्या होगा, जो 14, 13 इधर जो पास में होंगे वो वाले होंगे, तो इसमें देखो सबसे ज्यादा 11 है पीएच मान। हालांकि देखो 9 वाला भी है, वो भी क्या है, क्षारकीय है, और 11 वाला है वो भी क्या है, अपने पास में क्षारकीय है। परंतु कौन सा ज्यादा प्रबल क्षारीय कौन सा होगा, जिसका पीएच मान ज्यादा होगा, तो प्रबल जो क्षारकीय होगा वो कौन सा होगा, 11 वाला। तो दूसरे का जो उत्तर होगा वो अपने क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। फिर प्रबल अम्लीय कौन सा होगा, तो प्रबल अम्लीय देखो कौन सा होगा, जिसका है ना पीएच मान जो है इधर ज्यादा हो, यहाँ पे ज्यादा प्रबल होता है, क्योंकि अपन ने पढ़ा था कि HCl जो होता है उसको पीएच मान 0 और 1 के बीच में होता है, वो सबसे ज्यादा प्रबल होता है। तो फिर यहाँ पे जो होगा 0, जैसे अपने इसमें 1 लिख रखा है, 4 लिख रखा है, ये दो क्या हो सकते हैं, अम्ल हो सकते हैं। तो इनमें प्रबल कौन होगा, 1 वाला। तो इसका उत्तर तीसरे का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा।
डी जो है वो दुर्बल अम्लीय है, तो फिर ये थोड़ा सा दुर्बल अम्ल होगा, तो फिर 4 वाला क्या होगा, दुर्बल अम्लीय हो जाएगा, मतलब ए उत्तर हो जाएगा इसका, कौन से का, डी का। और ई जो है वो दुर्बल क्षारीय बताना है, तो दुर्बल क्षारीय, ये प्रबल क्षारीय, तो ये दुर्बल क्षारीय हो जाएगा और इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। तो ये बात ध्यान में रखना कि जिसका पीएच मान जितना ज्यादा होगा इधर 7 से ज्यादा, वो ज्यादा प्रबल होगा, थोड़ा कम होते होते यहाँ पे उदासीन हो जाएगा, और इधर क्या होगा, उदासीन होता है, फिर धीरे धीरे अम्लीय होते होते यहाँ पे क्या होता है, प्रबल अम्लीय हो जाता है। ठीक है, फिर ये कह रहा है पीएच के, इसी में और है सवाल, देखो नीचे कह रहा है पीएच के मानों को हाइड्रोजन आयन की सांद्रता की आरोही क्रम में लिखिए, यानी हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के आरोही क्रम में, मतलब सबसे कम हाइड्रोजन आयन की सांद्रता फिर ज्यादा ज्यादा। अपन ने ये पढ़ा था कि जितनी हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक होगी पीएच मान उतना ही क्या होगा, कम होगा, और पीएच मान जितना ज्यादा होगा हाइड्रोजन आयन उतने ही क्या होंगे, कम होंगे। तो फिर देखो मैं कह सकता हूं कि 11 जिसका पीएच मान है उसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता क्या होगी, कम होगी। 9 जो होगा उसमें थोड़ी सी इससे ज्यादा होगी, सॉरी इसके 11 के बाद में 9 ही है, 9 के बाद में क्या है, 7 है, 7 में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता क्या होगी, और थोड़ी सी ज्यादा होगी। फिर इसके बाद में क्या 4 है, इसमें और ज्यादा होगी, फिर क्या होगी 1। इनको ऐसे लिख दो, नहीं तो आप इसको क्या लिख सकते हो, अक्षरों के रूप में भी लिख सकते हो कि सबसे कम जो हाइड्रोजन आयन होंगे वो 11 वाले में होंगे, तो डी के अंदर होंगे। उसके अंदर उसके बाद में जो सेकंड नंबर पे होगा वो 9 वाला होगा तो ई पे होगा, फिर 7 नंबर पे होगा तो सी वाला होगा, फिर 4 नंबर पे होगा तो ए वाला होगा, और फिर 1 नंबर पे होगा तो बी वाला होगा। इस हिसाब से क्या होगी, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बढ़ेगी, क्योंकि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्यादा तो पीएच कम, पीएच ज्यादा तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कम, एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो फिर पीएच ज्यादा है तो ये हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कम है, ज्यादा 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 होते हैं, इससे होते हैं। आरोही क्रम का मतलब बढ़ते हुए क्रम में लिखे। ठीक है, अगला सवाल देखिए अपने 10वां सवाल। 10वें सवाल के अंदर ये क्या कह रहा है, 10वां सवाल पढ़िए। 10वां सवाल कह रहा है कि माना ए तथा बी में समान लंबाई की मैग्नीशियम की पट्टी लीजिए, प्रश्नली ए में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और बी में एसिटिक अम्ल लीजिए, और दोनों की अम्लों की मात्रा तथा सांद्रता समान है, किस प्रश्नली में अधिक तेजी से बुदबुदाहट होगी तथा क्यों। देखिए दो प्रश्नली ले लेते हैं अपन, ये दो प्रश्नली ले ली अपन ने, है ना। इनके अंदर मैंने समान लंबाई की मैग्नीशियम की पट्टी रख दी, ये रख दी। अब इसके अंदर ये ए है मान लो और ये बी है। इसके अंदर तो मैंने क्या डाला, इसके अंदर तो डाला मैंने HCl, दोनों समान मात्रा में डाले, सांद्रता बराबर है, और एक ये CH3COH डाला। अब देखिए ये कह रहा है कि किसके अंदर तेजी से बुदबुदाहट के साथ गैस निकलेगी। अब भाई HCl है, ये अपन जानते हैं कि HCl जो है ये क्या है, प्रबल अम्ल है, और ये बेचारा क्या है, दुर्बल अम्ल है। तो फिर जो प्रबल अम्ल होगा वही तेजी से इसके साथ में रिएक्शन करेगा, और तेजी से बुदबुदाहट के साथ में गैस किसके साथ निकलेगी, इसके साथ में निकलेगी। तो अपन कह सकते हैं कि प्रबल अम्ल है। इसके अंदर अपन ये कहेंगे उसको कि जैसे वो पूछ रहे ना कि किस प्रश्नली में अधिक तेजी से बुदबुदाहट होगी, ए प्रश्नली में अधिक तेजी से बुदबुदाहट होगी। फिर कह रहा है क्यों होगी, क्योंकि उसके अंदर प्रबल अम्ल HCl डाल रखा, इसलिए क्या होगी, ज्यादा तेज होगी उसके अंदर बुदबुदाहट। आगे चलते हैं, और 11वां जो सवाल है वो 11वां सवाल देखिए। 11वें सवाल के अंदर वो क्या कह रहा है, 11वें में वो कह रहा है कि ताजे दूध के पीएच का मान 6 होता है, बिल्कुल होता है। दही बन जाने से इसके मान में क्या परिवर्तन होता है। देखो भाई दूध जो होता है उसका पीएच मान कितना बता रहा है, 6 बता रहा है। अब दूध से जब दही बनता है, तो दूध से दही बनता है तो वो दही तो क्या होता है, खट्टा होता है। दूध से दही बनता है तो खट्टा होता है, तो फिर ये 6 है। दूध मान लो जो जैसा भी है, खट्टा है मीठा है, इससे ज्यादा वो खट्टा हो रहा है, इसका मतलब अम्ल की मात्रा ज्यादा बढ़ रही है ना, अम्ल की मात्रा ज्यादा बढ़ रही है, इसका मतलब पीएच मान इससे क्या होगा, कम होगा। क्यों, क्योंकि पीएच मान देखो इधर से 0 की तरफ जाते हैं ना, तो इधर अम्लता जो है ना वो क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है, और पीएच जो है ना वो क्या होता जाता है, घटता जाता है। देखो 7 पे उदासीन, 6 पे कम अम्लीय, 5 पे थोड़ा ज्यादा, 4 पे थोड़ा ज्यादा, 0 पे बहुत ज्यादा। तो पीएच मान जैसे जैसे घटता है वैसे वैसे अम्लता क्या होती है, बढ़ती है। तो फिर खट्टापन यहाँ पे बढ़ रहा है ना, इसका मतलब पीएच मान जो होगा वो 6 से क्या होगा, कम होगा। पहली बात तो चलो यही उत्तर देना था, अपना उत्तर समझाइए। तो समझा दिया कि पीएच मान क्या होगा, 6 से कम होगा। क्यों, क्योंकि दही जो होता है वो खट्टा होता है, और जैसे जैसे किसी पदार्थ में अम्लता की मात्रा बढ़ती जाती है वैसे वैसे उसका पीएच मान क्या होता जाता है, कम होता जाता है। ठीक है, आगे देखिए एक वाला ताजे दूध में थोड़ा बेकिंग सोडा मिलाता है। ठीक है भाई, बेकिंग सोडा मिलाता है। बेकिंग सोडे का आप सूत्र जानते होंगे, NaHCO3।
है ना, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है वो बेकिंग सोडा होता है, और Na2CO3 क्या होता है, धावन सोडा होता है। यानी गवाला जो होता है थोड़ा बेकिंग सोडा मिलाता है, बेकिंग सोडा होता है NaHCO3। ये जो होता है ना, ये कैसा होता है, क्षारकीय प्रकृति का होता है। कैसी प्रकृति का होता है, क्षारकीय प्रकृति का होता है। तो फिर कहता है कि मिलाता है ताजा दूध के पीएच के मान को 6 से बदलकर थोड़ा क्षारीय क्यों बना देता है। वो क्या करता है कि ताजा दूध होता है उसका पीएच मान 6 होता है। अब पीएच मान 6 होता है उसका, तो उसको अम्ल बनने के अंदर, उसको खट्टे होने में क्या लगेगा, बहुत कम समय लगेगा, है ना। वो जल्दी से क्या हो जाएगा, दूध फट जाएगा उसके पास में। परंतु वो थोड़ा सा इसका पीएच मान बढ़ा देगा और इसको थोड़ा सा क्या कर देगा, वो क्षारकीय कर देगा। थोड़ा सा क्षारकीय कर देगा तो उसका खट्टा होने में, उस दूध को फटने में क्या लगेगा, बहुत ज्यादा समय लगेगा। इसलिए गवाले क्या करते हैं, दूध जो निकाल के लाते हैं गाय भैंस से, जो उनके पास में दूध होता है उसमें थोड़ा सा ये बेकिंग सोडा मिला देते हैं। बेकिंग सोडा मिलाने से वो दूध कैसा होता है, क्षारकीय हो जाता है, और क्षारकीय दूध जो होता है वो लंबे समय तक खराब नहीं होता। तो इसलिए मिलाते हैं कि दूध को खराब होने से या दूध को खट्टा होने से बचाने के लिए गवाले क्या करते हैं, उसके अंदर क्षारकीय पदार्थ मिला देते हैं, जिससे, क्योंकि दूध के अंदर अपन जानते हैं दूध के अंदर क्या होते हैं, लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु होते हैं। क्या होते हैं, लैक्टोबैसिलस नामक के क्या होते हैं, जीवाणु होते हैं। ये लैक्टोबैसिलस जीवाणु होते हैं, ये उसके अंदर वृद्धि करते हैं। जैसे जितनी ज्यादा संख्या में ये वृद्धि कर पाएंगे उतना ज्यादा वो खट्टा होता जाएगा, दही बनता जाएगा। तो ये क्षारकीय हो जाता है, तो ये इनकी क्रिया को क्या कर देता है, कुछ कम कर देता है। तो मेन बात अपने क्या ध्यान रखनी, अपने ये ध्यान रखनी कि गवाला जो होता है वो ताजे दूध का पीएच मान 6 होता है, उसको क्षारकीय कर देता है, क्योंकि क्षारकीय जो दूध होता है उसमें लैक्टोबैसिलस जीवाणु कम वृद्धि करते हैं तथा वह लंबे समय तक खराब नहीं होता। या मैंने इतनी छोटी सी बात लिख दो कि दूध को लंबे समय तक बचा कर रखने के लिए गवाला क्या करता है, उसमें क्षारकीय पदार्थ बेकिंग सोडा मिला देता है। आगे चलिए, इसी का दूसरा है, इस दूध को दही बनने में अधिक समय क्यों लगता है। इसके अंदर लिख देना है कि इसके अंदर दूध में लैक्टोबैसिलस जीवाणु पाए जाते हैं। इन जीवाणुओं की क्रिया जो है वो मंद पड़ जाती है, इस कारण वो दूध से दही बनने में अधिक समय लेता है। ठीक है, आगे चलिए, और आगे 13वां सवाल है। उस 13वें सवाल को देखिए, 13वां सवाल क्या कह रहा है। 13वां सवाल कह रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्ररोधी बर्तन में क्यों रखा जाना चाहिए, इसकी व्याख्या कीजिए। यानी पीओपी जो होती है उसको अपन क्या कर रहे हैं, आर्द्ररोधी मतलब सूखे स्थान पर, शुष्क स्थान पर रखना चाहिए। आर्द्र का मतलब क्या होता है, गीला होता है। आर्द्र का मतलब क्या होता है, गीला होता है। यानी गीले स्थान पे क्यों नहीं रखना चाहिए उसको, क्योंकि अपन जानते हैं कि सीमेंट और जो होती है, सीमेंट के जो थैले होते हैं, उन सीमेंट के थैलों को अपन अगर कहीं नमी में रख दे या थोड़ी सी की बारिश में कहीं उनके नमी लग जाए तो वो क्या होते हैं, पत्थर बन जाते हैं, वापस जिप्सम की तरह बन जाते हैं। क्योंकि अपन ने पढ़ा था कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है वो जिप्सम को गर्म करके ही बनाया जाता है। जिप्सम में, जिप्सम का सूत्र क्या होता है, जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4 2H2O, और इसको गर्म करते हैं तो क्या बन जाता है अपने पास में, CaSO4 half H2O। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। अब ये अगर नमी में रहेगा तो ये जल के साथ में रिएक्शन कर लेगा और वापस क्या बना लेगा, CaSO4 2H2O बना लेगा, जो ये तो क्या होता है, ठोस होता है। तो क्या कह रहा है, वो कह रहा है प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्ररोधी बर्तनों में क्यों रखा जाना चाहिए, व्याख्या करनी है। तो उसको बताएंगे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्ररोधी बर्तनों में रखना चाहिए, क्योंकि आर्द्र वातावरण के साथ वो जल से रिएक्शन करके क्या बना लेता है, जिप्सम बना लेता है, जो एकदम क्या होता है, ठोस पदार्थ होता है। अतः इनको किसके अंदर रखना चाहिए, आर्द्ररोधी बर्तन के अंदर रखना चाहिए या शुष्क स्थानों पर रखना चाहिए। फिर उदासीनीकरण अभिक्रिया का 2 उदाहरण लिखिए। भाई उदासीनीकरण अभिक्रिया तो 10 बार पढ़ ली, अम्ल के अंदर गुणों में पढ़ ली, क्षार के अंदर गुणों में पढ़ ली, और पीछे जब अभिक्रियाओं के प्रकार पढ़े थे उसमें पढ़ ली। मैं एक रिएक्शन बता देता हूँ, आप लिख लेना। उदासीनीकरण अभिक्रिया वो होती है जिसमें अम्ल और क्षार आपस में रिएक्शन करके क्या बना लेते हैं, जल और लवण बना लेते हैं, वो क्या कहलाती है अपने पास में, उदासीनीकरण अभिक्रिया। ये मिलके एक तो NaCl बना लेते हैं और एक क्या बना लेते हैं, H2O, यानी दोनों मिलकर क्या बना लेते हैं, लवण और जल बना लेते हैं। सिंपल सी बात है, आप 2 उदाहरण लिख सकते हो इसके। आप H2SO4 के साथ में KOH लिख दे, ये NaOH लिख दे, कुछ भी लिख दे। आगे धरने का सोडा एवं बेकिंग सोडे के कोई 2 उपयोग लिखिए। तो अब 2 उपयोग लिखने, तो आपको उपयोग बहुत बता रखे हैं धावन सोडे के, बेकिंग सोडे के। जैसे धावन सोडे का उपयोग लिखोगे, क्या लिखोगे, धावन सोडा तो धोने के लिए काम में आता है, तो ऐसे लिख दोगे कि इसका उपयोग सफाई में किया जाता है, और दूसरा बेकिंग सोडा है, इसको खाने में किया जाता है, इसका उपयोग खाद्य पदार्थों में किया जाता है। एक अंतर तो ये हो गया। दूसरा अंतर ये लिख देना कि धावन सोडा जो होता है इससे क्या करती है, जल की स्थायी कठोरता दूर करती है। ये बीच में प्रश्न भी आ रखा था
कि जल की स्थायी कठोरता दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो किसका उपयोग किया जाता है, धावन सोडे का। तो ये उत्तर याद हो जाएगा। और दूसरा जो बेकिंग सोडा होता है, उस बेकिंग सोडे का उपयोग लिख देना। जैसे अपन इसका उपयोग किसके करते हैं, बेकिंग पाउडर बनाने के अंदर करते हैं। जो भी आपको 5-6 उदाहरण उपयोग लिखाए थे, उनमें से 2 उदाहरण लिखने हैं। तो ये थे सवाल, अपने सिंपल से सवाल थे, कुछ ही नहीं था इतना ज्यादा इनके अंदर। अपन ने जो चीजें पढ़ी थी उनको वापस मैंने रिवाइज करवा दिया। पूरा पाठ था, इन प्रश्नों की वजह से क्या हो गया, रिवाइज हो गया। आप इन प्रश्नों को देखिए, एक बार खुद करने की कोशिश कीजिए। थ्योरी जो है वो अपने विचारों से लिखने की कोशिश कीजिए, रटी रटाई ना लिखे, कहीं से नोट्स और से लिखी हुई ना लिखिए, खुद बनाने की कोशिश कीजिए। क्योंकि चीजें अगर अपने को समझ में आ गई है तो अपन उसको अपने आप खुद बना सकते हैं। तो आप इन सवालों को कीजिए। ये दूसरा लेसन जो है वो इस क्लास तक क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। आगे जब क्लास में अपन मिलेंगे तो अपन तीसरे लेसन के साथ में मिलेंगे, और तीसरा लेसन है अपना कौन सा, धातु और अधातु। तो आज की क्लास में अपन यहीं समाप्त करते हैं। आगे की क्लास में मिलते हैं अपन धातु अधातु के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।